हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने राष्ट्रीय आय टॉपिक को देखा, जिसके अंतर्गत हमने देखा जीडीपी को, जीएनपी को, एनएनपी को तथा प्रति व्यक्ति आय को समझा। यह भारत की आय से जुड़ा था। अब हमें समझना है कि भारत की जो आय है उसे सरकार किस रूप में समाज कल्याण के लिए प्रयोग करती है। दुनिया में अगर देखें तो अलग अलग व्यवस्थाएं दिखाई देते हैं राज्य के स्तर पर। कहीं पर साम्यवाद है, कहीं समाजवाद है। दोनों को एक मान लिया जाता है, किंतु दोनों अलग अलग पर्याय हैं। और तीसरा अगर देखें, जहां लोकतंत्र दिखाई देता है, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वह समाज कल्याण के लिए आवश्यक है। तो भारत में भी लोकतंत्र ही चलता है, और लोकतंत्र जब चलता है तो जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर के लिए जो कार्य करती है, सड़कें बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, उनके जरूरतों के सामान बनाती है, तो यह पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। तथा यह विकास की जो अवस्थाएं चलती हैं आर्थिक पक्ष में, उसे हम आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। तो भारत में आज हमें देखना है इकोनॉमिक प्लानिंग को। देश जब आजाद हुआ और उससे 90 के दौर तक अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देती है, किंतु 1991 से हुए सुधारों के कारण और उसके बाद जो लगातार सुधार हो रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। भारत पर क्योंकि समाजवादी प्रभाव होने के कारण शुरुआत में देखें तो वहां हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं दिखाई देती हैं। और पंचवर्षीय योजना अगर हम देखें तो एक साम्यवादी देश या समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश रूस से हमें दिखाई देती है, जब रूस को सोवियत संघ कहा जाता था। तो भारत में अगर देखें तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951, और अंतिम अगर देखें 12वीं तो 2012 से 2017 के मध्य हमारे पास 12 पंचवर्षीय योजना आपको दिखाई देती हैं। सबसे पहले आर्थिक नियोजन का इतिहास। आर्थिक नियोजन का इतिहास यानी भारत में आर्थिक नियोजन किस रूप में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक एम विश्वेश्वरैया नामक व्यक्ति ने एक किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एक बुक है जो भारत के आर्थिक पक्ष को बताती है। उसके बाद भारत की औद्योगिक व्यवस्था को किस प्रकार चलाना है देश की आजादी के समय के बाद या देश की आजादी के समय से, उसके लिए 8 उद्योगपति बैठे और उन्होंने एक प्लान तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। तो बॉम्बे प्लान 1945 में आया, और यह प्लान अगर हम देखें तो 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने बनाया, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आरदेशिर दलाल, जिसमें बिड़ला भी शामिल थे। उसके बाद अगर देखें तो सर्वोदय योजना 1950 में आई, और इसे लेकर आए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो यह भारत की आजादी के समय के वह पक्ष हैं, या वह पक्ष हैं जहां से हमारे आर्थिक नियोजन की शुरुआत होती है। किंतु धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में हमने जब आर्थिक नियोजन को समझा तो हमने सोवियत संघ के मॉडल को भारत में लागू किया, जो बात करता है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं की। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आर्थिक नियोजन का बड़ा पक्ष रही, जिसे हमने लिया सोवियत संघ रूस से। कहां से लिया? सोवियत संघ रूस से। योजना जो बनती हैं पंचवर्षीय योजनाएं, उनको बनाने का काम, जो नीति का निर्माण है, वह कार्य करता है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अगर देखें, योजना आयोग का जो गठन है वो नियोगी समिति, किसी नियोगी की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उस अध्यक्षता की रिकमेंडेशन, उस समिति की रिकमेंडेशन के द्वारा हमें देखने को मिलता है योजना आयोग। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब यह होता है जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, और यह परामर्श संगठन है, यानी एडवाइस करता है, नीतियां बनाता है, लागू करना न करना यह सरकार का पक्ष है। इसके एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे।
तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। तो अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? जो प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। तो पहले देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वह अध्यक्ष थे योजना आयोग के। उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। योजना आयोग ने 1950 से 2014 तक कार्य किया और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नए संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था नीति आयोग। क्या था? नीति आयोग। योजना आयोग नीतियां बनाता था, किंतु नीतियों के लिए या फिर जो योजनाएं बनती थी उनके लिए धन मुहैया करवाना, वित्त फाइनेंस देना, उसका कार्य करता था राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। यह कार्य करता था किसका? तो यह कार्य करता था धन मुहैया करवाना, वित्त मुहैया करवाना। ठीक है। यह 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई और यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। मतलब समझें आप, गैर संवैधानिक, वही बात, इसका वर्णन भी संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952। अक्सर पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही होते थे जो योजना आयोग के होते थे। तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी। और उपाध्यक्ष कौन होंगे? जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही थे जो प्रथम अध्यक्ष जो योजना आयोग के थे। अध्यक्ष थे पंडित नेहरू जी और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगर हम देखें तो भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं दिखाई देती हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य रही और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य दिखाई देती है। तो पंचवर्षीय योजनाएं रही 12 और 1951 से 2017 के मध्य। अब योजना आयोग का स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ही भिन्न है योजना आयोग से, ज्यादा भिन्नता वहां भी नहीं दिखाई देती है। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, किस मॉडल पर आधारित थी, विकास दर क्या रही और प्राथमिकता उस समय किसको दी गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर देखें हम तो यह 1951 से 56 के बीच रही और जिस मॉडल पर थी वह थी हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। और उस समय की अगर विकास दर की बात करें तो 3.6% विकास दर रही और इस पर जो ध्यान दिया गया वो कृषि पे ध्यान दिया गया सबसे ज्यादा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया और इसी समय हीराकुंड बांध परियोजना जो कौन सी नदी पर है? महानदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर इसी समय बनी। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर आपको देखने को मिलती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना रही 1956 से 61 के मध्य, जो जिस मॉडल पर आधारित थी उसका नाम था महालनोबिस मॉडल। और कल हम देख रहे थे राष्ट्रीय आय की पहली जो समिति बनी थी, राष्ट्रीय आय समिति, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीसी महालनोबिस, जो अर्थशास्त्री थे। उन्हीं के मॉडल पर महालनोबिस मॉडल लागू किया गया और यह मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अग्रसर करता है। इस समय जो विकास दर रही वो 4.21% रही, 4.21%। और इसमें ध्यान दिया गया भारी उद्योगों पर। भारी उद्योगों मतलब बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए थे इस समय। आप देखें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, यह स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के मध्य और जिस मॉडल पर आधारित थी वो था सैंडी व सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल। सैंडी एवं सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल। अगर यह देखें तो इसे फेल 5 ईयर प्लान कहते हैं, यानी कि असफल पंचवर्षीय योजना। इसकी अगर विकास दर देखें तो 2.72% रही और इस पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया क्योंकि उस समय तक हम अपने देश में अनाज का क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। हम उतना उपजा नहीं पाते थे अनाज जितने देश की आवश्यकता थी। अमेरिका से हम गेहूं आयात करते थे और यह वही समय है जिस समय पर 1962 का युद्ध हुआ चीन के साथ, 65 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ और भारत में एक बड़े लंबे समय तक सूखा देखने को मिलता है
जिसके कारण यह पंचवर्षीय योजना असफल रही और भारत एक गरीबी के दुष्चक्र में फंसता हुआ दिखाई देता है। और इसी समय भारत के एक यशस्वी स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो ये उसी समय की बात है। फिर क्योंकि यह प्लान फेल कर गया और हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु भी हुई थी उसी समय, लाल बहादुर शास्त्री जी की, और प्रधानमंत्री बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री अब तक इंदिरा गांधी जी। तो उस समय क्योंकि स्थितियां ठीक नहीं थी तो 5 ईयर प्लान की जगह हमने एक वर्षीय योजनाएं चलाई, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। 3 योजनाएं दिखाई देती है, एक एक वर्ष के प्लान। और इन्हीं प्लान को अगर हम देखें तो इसी समय पर हमें दिखाई देती है हरित क्रांति। हरित क्रांति हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया भी था। हरित क्रांति के अगर विश्व में जनक देखें तो नॉर्मन बोरलॉग आपको दिखाई देते हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिन्होंने खाद्यान्न उत्पादन पर बहुत बल दिया, जैसे गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो हरित क्रांति की शुरुआत इसी टाइम फेज में होती है 1966 से 67 के मध्य। फिर उसके बाद आती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो रही 69 से 74, 1969 से 74। जिस मॉडल पर आधारित थी वह था अशोक रुद्र मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, जिसमें विकास दर रही 2.05%। अब तक की सबसे कम विकास दर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपको दिखाई देती है, जिसमें एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी पंचवर्षीय योजना में दिया था। 2.05% विकास दर रही और इस समय ध्यान दिया गया कि बैंकों पर, और बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण। 14 प्राइवेट बैंकों को क्या बना दिया गया? सरकारी बना दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 के आसपास, जहां 14 प्राइवेट बैंकों को क्या बना दिया? राष्ट्रीयकृत किया गया। और दूसरा एग्रीकल्चर यानी कृषि पर ध्यान दिया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर हमें दिखाई देती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 79 के मध्य रही, जिसमें हमें काम के बदले अनाज योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम देखने को मिलता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किससे जुड़ा था? गरीबी हटाओ से। तो गरीबी हटाओ जो नारा है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में, मगर गरीबी हटाओ का जो प्लानिंग बनी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में बनी, जिसमें हमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिखाई देता है, जो रही 74 से 79 के मध्य, मगर यह एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई। समस्या क्या थी? हुआ क्या था? यह पांचवी पंचवर्षीय योजना 78 में समाप्त इसलिए हुई कि सरकार बदल गई। सरकार बदल गई और यहां पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो लागू थी वो मॉडल था डीपी धर मॉडल, और यहां पर आपको विकास दर दिखाई देती है 4.83% की, और ध्यान दिया गया समाज कल्याण, पब्लिक वेलफेयर और हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर। उसके बाद क्योंकि सरकार बदली तो पंचवर्षीय योजनाओं को हटाकर यहां दिखाई देता है अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान कहते हैं। कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान, जो 1978 से 80 के मध्य रहा। और यह मॉडल था गुरनार मिडल मॉडल। इनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा। कौन सी पुस्तक है? एशियन ड्रामा, जहां से यह मॉडल लिया गया है। और अगर देखें तो इस समय पर शराबबंदी लागू हुई देश में, और दूसरा नोटबंदी। तो नोटबंदी केवल 2016 में नहीं हुई है, पहले अगर हम देखें तो नेहरू जी ने नोटबंद की है, उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार ने भी नोटबंदी की, बड़े नोटों का प्रचलन को रोका। फिर उसके बाद आती है छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 85 के बीच में रहती है। यहां पर भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। 14 पहले हुई थी 1969 में। फिर हम देखें तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसकी विकास दर रही 5.54%, जिसमें ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर और ऊर्जा पर। फिर थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, और इस दौर में देखें तो यहां से आधुनिकीकरण की शुरुआत होती है, कंप्यूटरीकरण की शुरुआत होती है जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में रही, और यह किस मॉडल पर आधारित थी?
तो यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसकी विकास दर थी 6.02%। अब हमारी ग्रोथ रेट धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। जो हमारे विषय में कहा जाता है हिंदू ग्रोथ रेट जैसी चीजें, उससे हम बाहर निकल रहे हैं। और यह आधारित जिस पे ध्यान दिया गया ऊर्जा क्षेत्र और खाद्यान्न क्षेत्र। और यह वही दौर है जब मानव को संसाधन समझा गया, मानव को संसाधन। इसीलिए उस समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। 8वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना में 2 सालों का अंतर रहा है। उसकी समस्या यह है कि उस समय ऐसी सरकारें रही गठबंधन की जो लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाई, जिसमें हम देखते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद अगर हम देखें तो बलिया से आते थे चंद्रशेखर, वह प्रधानमंत्री रहे। तो फिर उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं जिसमें राजीव गांधी जी की मृत्यु होती है और प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं, वो प्रधानमंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां हमें वित्त मंत्री का भी याद रखना है नाम। पीवी नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और वित्त मंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह, जो भारत में 1991 के सुधार करते हैं। और 1991 के सुधारों को क्या कहा जाता है, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। यह मॉडल जो लेकर आए 1991 में मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, जो समय के वित्त मंत्री थे। तो अगर देखें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में रही, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और 6.68% की ग्रोथ रेट के साथ सामने आई। और यहां पर मानव संसाधन और आर्थिक सुधार आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि इकोनॉमिक सुधार, रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एलपीजी मॉडल दिखाई देता है। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में रही, आगत निर्गत मॉडल पर थी और इसमें ग्रोथ रेट थोड़ा सा घटी, 5.5% आई। और यहां पर ध्यान दिया गया सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट और ग्राम विकास पर। यहीं पर आपको दिखाई देती है प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण यहां दिखाई देता है अटल जी की सरकार में। और एक योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो देश के चारों हिस्सों को जोड़ती थी। यह योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में अटल सरकार के द्वारा। फिर आपको दिखाई देती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 2007 के बीच रही। और यह मॉडल था योजना आयोग का पत्र, योजना आयोग का लेटर ही इसका मॉडल बनता है। और यहां पर ग्रोथ रेट आपको दिखाई देती है 7.7% की, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर दिखाई देता है, 7.7%। ध्यान दिया गया रोजगार पर, ध्यान दिया गया ऊर्जा पर और कृषि पर। और यह कृषि पर ध्यान देना ही दुनिया के जब ग्रेट रिसेशन आता है 2008 में, ग्रेट रिसेशन यानी कि वैश्विक मंदी जब दिखाई देती है, जो अमेरिका से शुरुआत होती है, उसका सबसे कम प्रभाव जो दिखाई देता है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। और उस समय के प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी। 11वीं पंचवर्षीय योजना अगर देखें तो 2007 से 2012 के बीच में रही, योजना आयोग के पत्र के द्वारा। और ग्रोथ रेट जब दुनिया मंदी की कगार पर थी, भारत तरक्की कर रहा था 8% से, 8% की ग्रोथ रेट के साथ। और यहां पर ध्यान दिया गया समावेशी विकास। आजकल समावेशी विकास को बहुत महत्व दिया जाता है, इंग्लिश में से कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सभी का विकास, ऐसा विकास जो आज के लिए भी उपयोगी हो और प्रदूषण कम करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखे, उसे बोलते हैं समावेशी विकास। फिर अंतिम पंचवर्षीय योजना हमें दिखाई देती है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य। और यह भी योजना आयोग के पत्र के द्वारा आई। अभी तक इसके ठीक ठीक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं सरकार के द्वारा, तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा, तो ग्रोथ रेट का भी पता नहीं है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य रही, योजना आयोग के पत्र के द्वारा आई। और इसमें ध्यान दिया गया, और महत्वपूर्ण क्या था इसका स्लोगन, स्लोगन बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन क्या है, तो वह है तीव्र धारणीय समावेशी विकास। तीव्र विकास होना चाहिए और धारणीय होना चाहिए, धारणीय का मतलब समावेशी, सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट जो आने वाली पीढ़ियों को भी
हमें अच्छा पर्यावरण दे और उनकी जरूरतों के जो संसाधन है वो मुहैया करवाए जाएं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनेगा तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। योजना आयोग की डेट पूछेगा, कब बनी, कब खत्म हुई, नीति आयोग कब बना, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, सीईओ कौन है, और किस पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट क्या रही, किस मॉडल पर आधारित थी और किस पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्य किए गए। यह पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न हर परीक्षा में इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, जिस परीक्षा में वहां पर बनेंगे, अवश्य बनेंगे। अब योजना आयोग के स्थान पर, क्योंकि 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक नया संगठन दिखाई देता है, नीति आयोग। कौन सा संगठन? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के परिवर्तन के लिए एक संस्थान। तो क्या नाम रखा गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसका निर्माण हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो अब तक 2015 से अब तक एक ही प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे योजना आयोग के होते हैं उसी प्रकार इसके भी उपाध्यक्ष हैं। कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अब अगर देखें तो वो योजना आयोग 5 वर्ष की योजनाएं बनाता है तो उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। नीति आयोग का कार्य करने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा। नीति आयोग विजन लेके चलता है 15 वर्ष के लिए, 15 साल का विजन होता है इसमें। रणनीति, स्ट्रेटेजी होती है 7 सालों की और एजेंडा और प्लान होता है 3 सालों के लिए। यानी कि नीति आयोग 3 साल का प्लान बनाता है, 7 साल की स्ट्रेटेजी बनाता है और 15 साल का विजन लेकर चलता है। तो नीति आयोग का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है पंचवर्षीय योजनाओं के मुकाबले। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होती है, जबकि नीति आयोग में 3 अलग अलग पैरामीटर्स हैं। विजन 15 साल का, रणनीति 7 वर्ष की और एजेंडा या प्लान 3 वर्ष का। तो यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।